और चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच हरियाणा के नूह से एक बड़ी खबर आ रही है। नूह के तावड़ू में बुलडोजर एक्शन हुआ है। अवैध झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया गया है। असम से आए अवैध घुसपैठियों की झुग्गियों पर यह बुलडोजर चला है। मौके पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। नूह के तावड़ू में बुलडोजर एक्शन आज देखने को मिला है। यहां अवैध झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया गया है। बताया जा रहा है कि असम से घुसपैठी आए थे, उनकी झुग्गियों पर यह बुलडोजर आज चलाया गया है। तो लगातार नूह हिंसा के बाद एक्शन में प्रशासन है और आज एक बड़ी कार्रवाई हुई है। अवैध झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया गया, बुलडोजर एक्शन हुआ है। नूह के तावड़ू की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तावड़ू क्षेत्र है, अवैध झुग्गियों पर बुलडोजर चला और बताया जा रहा है कि असम से ये अवैध घुसपैठिए आए थे। इस वक्त हम हरियाणा के नूह के तावड़ू इलाके में हैं, जहां पर हरियाणा सरकार की जमीन पर जो अतिक्रमण किया गया था, उस अतिक्रमण को जो है वो जिला प्रशासन ने हटवा दिया है। स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि 10 साल से वो इस जगह पे रह रहे थे। पिछले 10 सालों में कभी भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत जो है वो उन्हें जिला प्रशासन की तरफ से नहीं हुई, कभी झुग्गियां हटाने की बातचीत नहीं हुई। लेकिन कल अचानक से सुबह में एक सादे कपड़ों में व्यक्ति आते हैं और उन्हें कहते हैं कि इन झुग्गियों को हटा दिया जाएगा और उसके कुछ ही घंटे बाद जिला प्रशासन जो है पूरी पुलिस सुरक्षा के बीच बुलडोजर के साथ दोपहर 2 बजे के करीब इन झुग्गियों के पास पहुंचता है और एक लाइन से झुग्गियां जो हैं वो गिरा दी जाती हैं। कल क्या हुआ? कल सर वैसे ही हुआ जो कि सुबह तो एक बंदा है सादा ड्रेस में आके बोला कहाँ के रहने वाले हो? हम आसाम के रहने वाले हैं सर। बोले ये तुम किस ज़मीन में रह रहे हो? बोले सरकारी की ज़मीन में क्यों रह रहे हो तुम? बोला बोले कोई आएगा तो हम खाली कर देंगे, हम तो ऐसा कुछ कब्जा लेकर थोड़ी बैठे। बोला खाली होगा, रुक दो। गए वो लोग और 2 बजे के करीब आगे बुलडोजर लेके एक तरफ से तोड़ने लग गया। कुछ एक सामान बाहर नहीं निकलने दिया, कुछ खाने पीने का सामान हो, कुछ ID प्रूफ हो, हमारा कुछ भी हो, सारा तहस नहस कर दिया। तहस नहस करके चला गया। खाना वगैरह का सामान कुछ आप पढ़े, आप देख लो, नीचे दबा पड़ा, सब नीचे दबा पड़ा है। ये आप मान रहे हो कि यह सरकार की जमीन है, अतिक्रमण आपने किया था? हाँ, हम अगर सरकार की ज़मीन है, हमारा वो गलती है। अगर सरकार का बोलता भाई खाली कर दो, अगर 2-4 बंदा भी बोलता ना हमें भाई खाली कर दो, तो हम खाली करके चले जाते। कोई हम जोर जबरदस्ती थोड़ी है, हम खाली करके चले जाते। लेकिन ये एक तरफ से एक कार्रवाई हो ना, ये तो बुरा लगे ना। एक तरफ से कोई गरीब लोगों का सामान बाहर नहीं निकलने दिया, कोई खाने पीने का सामान हो, कुछ ID प्रूफ हो, हमारा कुछ भी सामान हो, सब दबा के चला गया। क्या लग रहा है कि जो नूह में हिंसा हुई यहाँ से तकरीबन 10-15 किलोमीटर दूर दिल्ली अलवर रोड पे, क्या उस वजह से यह कार्रवाई हुई आप लोगों के ऊपर? अब सर हम कैसे कह सकते हैं? हम देखिए, हम यहाँ पे आए, अगर उतना हमें कुछ पता रहता तो हम यहाँ पे पन्नी बीन इतना दूर से क्यों आते? हम यहाँ पे पन्नी बीन के खाने के लिए क्यों आए? क्या हमारे पेट? क्या आप लोगों की झुग्गी में से कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो कि नूह हिंसा में पकड़ाया हो? नहीं 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 नहीं, हम तो पूरा भारत का हूँ। ये हमारा वोटर आइडेंटिटी कार्ड है, हम तो ये हमारा पैन कार्ड है और ये हमारा आधार कार्ड है और हमारा रेशन कार्ड वगैरह सब कुछ है। हम भारत का है, ऐसे कहना भी नहीं चाहिए क्योंकि हमें झुग्गी उग्गी तोड़ दिया। इस बात का हमें दुख ना है। हमें तो इस बात का दुख हो रहा है जो बांग्लादेशी रोहिंग्या कह रहा है। ये असम सरकार से हमारा ये निवेदन है, ऐसा ना करे। सामान वगैरह निकाल पाए? सामान थोड़ा थोड़ा निकल दिया, सारे सामान तोड़ दिया। खाने पीने का सामान कुछ? खाने पीने का सारे तोड़ दिया। कुछ खाना वाना खाई है? खाया नहीं है अभी तक। बच्चे 2 है। खाए खाना खाए ना, नहीं खाया। तो इन झुग्गियों में रह रहे लोगों की बात भी आपने सुनी। उनका कहना है कि उन्हें बताया नहीं गया और देखते देखते उनकी सारी जो झुग्गियां थी उन्हें तोड़ दिया गया। 200 झुग्गियां बताई जा रही है जिन पर आज ये एक्शन देखने को मिला है। नूह का ये तावड़ू इलाका है जहां पर आज ये बुलडोजर एक्शन देखने को मिला और बताया जा रहा है कि दंगों की शुरुआती जांच के बाद नूह में रोहिंग्याओं और अवैध घुसपैठियों पर यह बड़ा एक्शन है और आगे भी ऐसा एक्शन और देखने को मिल सकता है नूह में, क्योंकि लगातार जो सरकार है वो एक्शन में नजर आ रही है, प्रशासन एक्शन में नजर आ रहा है। तो जिस तरीके से पूरी स्थितियां बनी हुई है, इस पर हम ज़्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ वरुण जैन नूह से जुड़ गए हैं, बिलाल भी हमारे साथ नूह से बने हुए हैं और निधि हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ गई हैं। सभी का रुख करेंगे। वरुण, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। आजादिका भी हमारे साथ गुरुग्राम से बनी, उनके पास भी जाएंगे। वरुण, फिलहाल क्या स्थितियां, एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं किस तरीके से जो अवैध घुसपैठिए हैं उनके बस्ती पर बुलडोजर चलाया गया है। क्या स्थिति अभी इस वक्त नूह में बनी है और एक्शन क्या क्या हो रहा है?
देखिए, प्रशासन जानता है आज इस मामले की संवेदनशीलता को, और यही वजह है कि पूरे नूह के अंदर आप देखेंगे तो कई कंपनी फोर्स जो है वो लगाई गई है। हरियाणा पुलिस की कई कंपनी फोर्स की तैनाती हुई है, तो वही आरएएफ की तैनाती भी पूरे नूह के अंदर जगह जगह की गई है, क्योंकि आज शुक्रवार है। जुम्मे की जो नमाज है वो यहाँ पर जामा मस्जिद में करीब 1:45 बजे के आसपास होगी। ऐसे में कर्फ्यू लगा हुआ है, लोग अपने घरों से ना निकले और जो शांति है वो बनी रहे, उसके लिए भी लगातार जामा मस्जिद से जो लाउड स्पीकर है वहां से अपील की गई है लोगों से कि वो अपने घरों में ही जुम्मे की नमाज को अदा करें। रही बात घुसपैठियों को हटाने की, तो आपको बता दूं, इस तरह की जब भी हिंसा होती है तो पुलिस प्रशासन की जांच में ये बात सामने आती है कि जो ये अवैध रूप से रह रहे जो घुसपैठिए हैं या फिर जो बैड एलिमेंट्स होते हैं इलाके के, वो इन हिंसा के अंदर बढ़ चढ़कर आगे आते हैं और पथराव और आगजनी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि पहले से ही उन्होंने इन झुग्गियों को चिन्हित किया हुआ था, जो कि यहाँ पर अवैध रूप से आकर जो रोहिंग्या और जो दूसरे मुसलमान हैं वो यहाँ पर आकर रह रहे थे, और उसी के चलते ये पूरी कार्रवाई हुई है। बिलाल हमारे साथ मौजूद है, जो कि वहाँ पर उन लोगों से मिलकर आए हैं। बिलाल, कौन थे ये लोग, कहाँ से आकर यहाँ पर रह रहे थे? देखिए वरुण, जितना मैंने उन लोगों से बात करी और जो आई कार्ड हमने जो है उन्होंने वो दिखाए, उनका कहना था कि 10 साल हो गए थे वो वहां पर मौजूद थे। हालांकि ये बात उन्हें पता थी कि ये जो है वो अवैध रूप से वहां पर रह रहे हैं। उन्होंने बाकायदा ये बात मानी एबीपी न्यूज के कैमरे पे कि ये जमीन जो है वो हरियाणा सरकार की है, लेकिन उनका ये कहना था कि हम 10 साल से यहाँ पर रह रहे थे, कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन 10 साल से कोई एक्शन नहीं, लेकिन अब अचानक से ये एक्शन, वो भी जब उपद्रव हुआ है, कुछ एक मैसेज जाता है कहीं ना कहीं सोसाइटी। बिल्कुल, ये जो टाइमिंग हुई है कार्रवाई की, इससे साफ तौर पे मैसेज आता है कि जो प्रशासन है वो यही चाहता था कि जितने भी बैड एलिमेंट्स हैं, ये एक प्रिवेंटिव कार्रवाई की तरीके से एक लग रही है कि जो लोग अवैध रूप से रह रहे थे उनको जो है कल सुबह में एक आदमी आता है और कहता है कि आप लोग अपना सामान खाली कर दिए। कुछ घंटों के बाद बुलडोजर लेकर के और पूरी पुलिस फोर्स के साथ वहां पर जाता है और 50 से 60 परिवार झुग्गियां जो मौजूद थी वहां पर, उनको जो है वहां से हटा दिया जाता है। कि कहीं ना कहीं प्रिवेंटिव एक्शन ही है, क्योंकि इस तरीके से जो अवैध रूप से लोग रहते हैं उनका ज्यादा रिकॉर्ड पुलिस प्रशासन के पास नहीं होता और वो हिंसा के अंदर शामिल पाए जाते हैं। ऐसे में आने वाले समय में भी जो नूह है उसका हालात खराब ना हो, किसी तरह की इस तरह की घटनाएं दोबारा से रिपीट ना हो, उसी को लेकर भी कहीं ना कहीं प्रशासन ने बड़ा एक्शन माना जा रहा है पुलिस प्रशासन का। चलिए एक बार अजातिका का रुख करेंगे। अजातिका गुरुग्राम से हमारे साथ मौजूद है। अजातिका, हिंसा के बाद आज पहली जुमे की नमाज और सुबह हमने देखा था जो मौलाना थे उनकी तरफ से ये अपील की गई थी लोगों से कि सार्वजनिक स्थानों पर नमाज ना अदा की जाए। कितना फॉलो किया है लोगों ने और कितना असर उनकी अपील का देखने को मिला? जी बिल्कुल, तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। ये अंजुमन जामा मस्जिद है और सोमवार को जो हिंसा की आग हमें देखने को मिली थी नूह में, उसका असर सोना में देखने को मिला था। शाम होते होते, रात होते होते वही हिंसा की जो चिंगारी है वो इस मस्जिद तक भी पहुँची थी। ये अंजुमन जामा मस्जिद है और जैसा कि आपने सवाल किया कि क्या यहाँ पर फॉलो हो रहा है, जैसा कि मुस्लिम संगठनों ने सुझाव दिया था, दरख्वास्त करी थी, अपील करी थी मुस्लिमों से कि वो ना पहुँचें यहाँ पर मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए, तो देखिए वैसा बिल्कुल हो रहा है। हालांकि ऐसे हमें कुछ लोग दिखाई दिए जो नमाज अदा करने के लिए मस्जिद पहुंच रहे थे, ऐसे कई सारे लोग यहां पर आए। लेकिन पुलिस की सख्ती कितनी है आप देख लीजिए। ये जो पूरा मस्जिद का कैंपस है, ये जो पूरा पेरिफेरल है, इसको घेरा हुआ है पुलिस ने और भारी भरकम सुरक्षा बल आपको पुलिस का दिखाई देगा। उनकी तरफ से अनुमति नहीं है, पुलिस की तरफ से भी नहीं है। खैर, मुस्लिम संगठनों ने आपसी जो सुझाव है वो पहले से अपनी कम्युनिटी में जारी कल ही कर दिए थे कि आप अपने घर में जो नमाज है वो अदा करें, बाहर ना जाएं। कुछ वैसी ही तस्वीरें आ रही हैं। अमूमन यहाँ पर क्या होता है आपको बता देते हैं। ये जो एरिया आपको बाहर का कच्चा मैदान सा दिखाई दे रहा है, कच्ची सड़क दिखाई दे रही है, यहाँ पर लोग अमूमन जुम्मे की नमाज के दिन क्योंकि भीड़ ज़्यादा होती है तो ऐसे में यहाँ तक लोग बैठते हैं और नमाज अदा करते हैं क्योंकि अंदर जगह कम है। ये निर्माणाधीन बिल्डिंग है, ये निर्माणाधीन, आप देखिए आपको जो बोर्ड है वो नज़र आएगा, प्लीज़ डोनेट फॉर अंजुमन जामा मस्जिद। इसका जो दाहिना हिस्सा है उसको आग लगा दी गई थी, हालांकि वो नियंत्रित कर ली गई। तो ये तस्वीर हमने देख ली अंजुमन जामा मस्जिद की। और एक बार निधि श्री का भी रुख कर लेते हैं, वो भी हमारे साथ गुरुग्राम से बनी हुई हैं। निधि श्री, आप इस वक्त कहां पर हैं, किस तरीके का वहां पर माहौल है? देखिए, गुरुग्राम के नाहपुर रूपा ये गांव है, सेक्टर 33 है और यहाँ
एक मस्जिद है, ईदगाह मस्जिद, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध मस्जिद है और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते थे। लेकिन आज चूँकि शांति के लिए अपील की गई थी कि लोग यहाँ ना आए, एक तो धारा 144 यहाँ पहले से लागू है, लिहाजा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। हालांकि आपको मैं बताऊं कि पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच कुछ नमाजी यहाँ आए थे, उन्होंने नमाज अता की है और अब वो बाहर निकल रहे हैं। और इनसे ही मैं जानूंगी कि आज आप नमाज पढ़ने गए, सब कुछ ठीक रहा? बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ ठीक रहा। हाँ, जब ये कहा गया था कि लोग ना पहुँचे यहाँ पर, फिर जुमे की नमाज पढ़ने के लिए यहाँ आप लोग आए, ये जानना चाहते हैं। पास में ही रहते ना, जस्ट पीछे ही रहते, तो आके देखे कि कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है। लोग आ रहे थे तो हमने भी सोचा कि हम भी जाएं। मस्जिद कमेटी की तरफ से कहा गया था कि आप घर पर ही नमाज अता। हम लोग तो सोचे कि सारे आदमी आ रहे थे, अब इसलिए हम लोग भी आ गए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। मगर नमाज बहुत अच्छी तरीके से हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ, बहुत अच्छी। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। पुलिस का प्रोटेक्शन बहुत अच्छा था, यानी यहाँ पे कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती पुलिस। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जब मना किया गया था तो फिर भी आप लोग यहाँ पहुँचे। ये न्यूज़ हमारे पास नहीं पहुँचा था, जो नोटिफिकेशन में जो मिला ही नहीं। तो देखिए ये कुछ नमाजी हैं जो यहाँ पहुँचे हुए थे और इनका कहना है कि कुछ को जानकारी थी, कुछ का घर बगल में था, उसके बावजूद यहाँ पहुँच गए। एक बात है कि पुलिस की कड़ी सुरक्षा है। एक बार फिर से अगर मैं आपको तस्वीरें दिखा सकूँ, तस्वीरें बहुत कुछ कहती है कि किस तरीके से। हालांकि मैंने थोड़ी देर पहले पुलिस प्रशासन से बात भी की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से ऐसा कोई नियम नहीं है आज के लिए कि आज किसी को आना ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर लोग आ रहे हैं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जाहिर सी बात है प्रशासन के ऊपर है। और 1 बजे के आसपास जुमे की नमाज का वक्त था, लोग पहुंचे थे, करीब दर्जन भर की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे जरूर थे नमाज अदा करने के लिए। असर बिल्कुल निदिष्टि देखने को मिला है और प्रशासन भी कहीं ना कहीं मुस्तैदी से वहां पर खड़ा है। बहुत धन्यवाद आप सभी का तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट में आपको बता दें राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के वकील ने बड़ा दावा किया है। शिकायत करने वाले पूर्णेश का सरनेम मोदी नहीं, राहुल के वकील की तरफ से कहना है मूल सरनेम मोदी नहीं भूताला है, सरनेम मोदी नहीं तो कैसे बन सकता है मामला। तो देखिए ये बड़ी खबर है और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई चल रही है। मोदी सरनेम का मामला है और राहुल गांधी के वकील ने दावा यह किया है कि शिकायत करने वाले पूर्णेश का सरनेम मोदी है ही नहीं, मूल सरनेम उनका भूताला है। ऐसे में जब सरनेम मोदी है ही नहीं तो मामला आखिर बन कैसे सकता है। तो बहस चल रही है। दोनों पक्षों को 15-15 मिनट का वक्त दलीलों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया था और राहुल गांधी की वकील की तरफ से जो दलीलें आई हैं वो हम आपको बता रहे हैं, जिसमें ये कहा गया है कि शिकायत करने वाले पूर्णेश का सरनेम मोदी नहीं है, ऐसे में शिकायत का मामला बनता ही नहीं है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं आज मोदी सरनेम केस में सुप्रीम सुनवाई है और ये फैसला हो जाएगा कि राहुल गांधी को राहत मिलेगी या वो अयोग्य ही रहेंगे। एक तरफ तो लोग टमाटर के लगातार बढ़ते दामों के चलते परेशान हैं, ऊपर से अब ऐसी तस्वीरें सामने आने लगी हैं जहां टमाटर को लेकर जो पक्ष है वो आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद की तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर जो 2 पक्ष है वो टमाटर के दामों को लेकर भिड़ गए। टमाटर के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि ये आम आदमी के बजट से बाहर जा चुका है। दिल्ली में आलम यह है कि मंडी में ही टमाटर 200 रुपए किलो तक बिक रहा है। किचन में इस्तेमाल होने वाला ये लाल टमाटर जो है इसने अब आपकी जेब पर परेशानी बढ़ा दी है और जेब पर खर्चा भी बढ़ा दिया है, क्योंकि लगातार टमाटर का रेट बढ़ रहा है। और इस वक्त हम होलसेल मार्केट में मौजूद हैं, ओखला की मंडी है। यहाँ पर क्या रेट है टमाटर का ये जान के वाकई हैरान हो जाएंगे आप, क्योंकि पिछले दिनों भी टमाटर महंगा चल रहा था और अभी भी लगातार टमाटर पे दाम जो है वो बढ़े हुए हैं। भैया क्या दाम चल रहा है टमाटर का? 180 और 200 रुपए किलो। 180-200 मतलब क्या डिफरेंस है? कुछ नहीं, एक ही माल है। एक ही माल है तो दाम में फर्क? ऐसा थोड़ा नॉर्मल वाला 180 है और बढ़िया वाला 200 रुपए। बढ़िया वाला यानी कि ये बढ़िया वाला है, ये देख सकते हैं आप, बढ़िया वाला यानी कि साफ टमाटर जिसपे कोई दाग धब्बा नहीं है, 200 रुपए किलो है। और दाग धब्बा टमाटर या फिर कह सकते हैं कहीं से दबा हुआ है तो वो टमाटर 170-180 है। ये जो दाम मैं आपको बता रही हूँ ये है ओखला मंडी में टमाटर के दाम। जब यहाँ इतना बिक रहा है तो बाहर खुदरा मार्केट में क्या वो तो पता नहीं है। जैसे कितने का लेके आ रहे हैं टमाटर आप? 4,500 5,000। कितने किलो? इतने 25 कैरेट? हाँ 25 किलो की। 25 किलो की एक कैरेट 4,500 5,000। टमाटर इतना महंगा हो गया, जेब पर कितना बहुत असर पड़ रहा है जी। लेके जा रहे हैं टमाटर? सब्जी में टमाटर दिख नहीं रहा है वैसे। मैं पहले रख के आ गया हूँ और
मेरे ख्याल से 1000 रुपये धड़ी मिल रहा है अभी बढ़िया टमाटर। बाकी तो बेकार टमाटर पीछे पड़ा हुआ, वो तो 800 रुपये धड़ी, बहुत महंगा है। हाँ जी, टमाटर बहुत महंगा है, लोगों की जेब पर जाहिर सी बात है असर है। और यहाँ एक और शख्स है, उससे भी बात कर लेते हैं। भैया, टमाटर इतना महंगा हो गया है तो जेब पर कितना असर हो रहा है आप लोगों को? टमाटर तो जी बहुत महंगा हो गया, क्या करें अब। खा रहे हैं टमाटर? खा रहे, गाड़ी में रख के आए हैं। तो ये बताइए कि इतना महंगा टमाटर हो गया है और लगातार बढ़ रहा है टमाटर पे दाम, तो जेब पर कितना असर? फर्क तो पब्लिक पे पड़ ही रहा है बहुत ज्यादा। अब क्या करें, खाना भी पड़ेगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा लेके काम चला रहे हैं। पर टमाटर का जो स्टॉल है पूरी तरह से खाली है, बिक्री कम हो रही है। और जो यहाँ पर शख्स हैं जो बेच रहे हैं, उनका कहना है कि उनकी जो सेल है वो एक तरीके से आधी हो गई है, क्योंकि होलसेल में ही सिर्फ टमाटर जो है वो तकरीबन 200 रुपए किलो मिल रहा है। तो आप सोचिए कि खुदरा मार्केट यानी कि रिटेल में जो नॉर्मल सब्जी वाले आपके घर के आसपास आते हैं, उनका रेट कितना पहुंच गया होगा। अभी चलेंगे उस तरफ और देखेंगे वहां क्या रेट है इस वक्त टमाटर का। कैमरा पर्सन सुनील के साथ मध्य एबीपी न्यूज दिल्ली। अब आपको जयपुर का भी हाल दिखाते हैं। यहाँ पर मंडियों में भी टमाटर नदारद है और इसके रेट लोगों के होश उड़ा रहे हैं। 1 महीना होने को आया लेकिन टमाटर के भाव कम ही नहीं हो रहे। जयपुर के बाजारों की बात करें तो टमाटर 220 से लेकर 240 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुका है। टमाटर लगातार महंगा है और ऐसे में लोगों के घरों का बजट बिगड़ रहा है। ग्राहक है इस वक्त, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेघा अग्रवाल। क्या करती है मेघा जी? मैं हाउसवाइफ हूँ। टमाटर की क्या स्थिति है? महंगे तो हो रहे हैं नो डाउट, लेकिन ये है कि रेगुलर में यूज आ रहे हैं तो खरीद पा रहे हैं कि चलो ठीक है। बट हाँ, जहाँ 6 से 8 यूज करते हैं वहाँ 3 से 4 यूज कर रहे हैं। सलाद वलाद खा रहे हैं टमाटर के? बिल्कुल बिल्कुल, सब चीज ही खा रहे हैं। घर का बजट बिगड़ता नहीं है टमाटर की कीमत से? नहीं, इतने से टमाटर की में तो नहीं बिगड़ता है, बट हाँ डेफिनेटली कॉमन मैन तो इफेक्ट होता ही है। तो आप लोगों ने कम खाना शुरू किया, जब पहले 1-2 किलो लेते थे, अब कितने ले रहे हैं? हाँ, जहाँ 2 किलो लेते थे वहाँ तो ऑब्वियसली आधा कर रहे हैं, उसे मतलब 1 किलो ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर के टमाटर ने लोगों के लिए परेशानी बढ़ा रखी है। कुछ और लोग भी हम उनसे बात करेंगे। आपने अभी टमाटर लिए? क्या भाव लिए? 220 रुपए किलो। तो ये बताइए, फर्क पड़ रहा है, लग रहा है कुछ दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो है ना। क्या दिक्कत है? दिक्कत है, महंगाई हो गई, दिक्कत है। इसलिए पहले 1-1 किलो 2-2 किलो लेते थे, अब आधा किलो पावर लेके जा रहे हैं। जी, तो घर पे बिना टमाटर के काम चल सकता है? हाँ, चल भी सकता है, लेकिन अब आदत है ना शुरू से ही। तो कितने दिन हो गए टमाटर के भाव कम ही नहीं हो रहे? हाँ, कभी करीब 20-25 दिन हो गया। तो अब काम कम खाना शुरू कर अंकित, क्या चल रहा है मौके पर और ये जानकारी मिल रही है कि सजा पर रोक लगा दी गई है? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का राहुल गांधी के लिहाज से एक बहुत बड़ा आदेश है। राहुल गांधी यही मांग कर रहे थे कि उनकी जो दोष सिद्धि पर रोक लगा दी जाए, यानी कि स्टे ऑन कन्विक्शन कर दिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को वो राहत मिल गई है। इस वक्त के लिए ये बहुत बड़ी खबर है, कानूनी लिहाज से तो है ही, लेकिन राजनीतिक लिहाज से भी। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी को जो स्टे ऑन कन्विक्शन नहीं हुआ था, इसी वजह से उनका जो है जो संसद की सदस्यता थी वो चली गई थी। लेकिन अब राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बहाल होने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। इससे पहले अहमदाबाद हाई कोर्ट से उनको झटका लगा था, लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की जो सजा थी उस पर, जो सजा पर जो उनको दोषी करार दिया गया था, उस पर रोक लगा दी है। सजा पर पहले ही निचली अदालत रोक लगा चुकी थी, वो जेल नहीं जाने वाले थे। लेकिन राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट आए थे ये कहते हुए कि उनकी जो दोष सिद्धि है, यानी कि जो उनको कन्विक्शन सुनाया गया है, कन्विक्ट किया गया है, उस पर रोक लगाई जाए। क्योंकि नियम ये कहता है कि जब तक कोई भी जो है आरोपी जिसको 2 साल से अधिक 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा मिली होगी, तो उसकी संसद की सदस्यता जा सकती है। और राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी। अदालत ने अपने आदेश में क्या कहा है? अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि निचली अदालत ने राहुल गांधी को जो 2 साल की सजा दी है, आखिर जिन धाराओं के तहत उनको दोषी करार दिया गया था, उसमें अधिकतम जो सजा थी वो क्यों दी गई, इस पर स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। इतना ही नहीं, ट्रायल कोर्ट के फैसले से राहुल गांधी के अलावा उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का भी अधिकार प्रभावित हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है। इसलिए हम सेशंस कोर्ट में अपील लंबित रहने तक राहुल की दोष सिद्धि पर रोक लगा रहे हैं। और राहुल गांधी और अंकित ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाई है, ये फौरी राहत है या स्थायी राहत है?
इसको हम ये जरूर कह सकते हैं कि जब तक सेशंस कोर्ट में मामला लंबित है तब तक के लिए तो राहत है ही। यानी कि फिलहाल राहुल गांधी के लिहाज से ये एक राहत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला लेकर के आए थे। उनका यह कहना था कि सुप्रीम कोर्ट सजा पर जो रोक पहले से लगी हुई है, लेकिन दोष सिद्धि पर रोक लगा दे। अब ऐसे तो सेशंस कोर्ट में मामला चल रहा है, वो जब तक चलता रहेगा तब तक के लिए दोष सिद्धि पर रोक है। अगर अब यह माना जाए कि सेशंस कोर्ट भी दोषी करार देती है तब वो बात अलग होगी, लेकिन फिलहाल ये जो निचली अदालत ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया था और अधिकतम 2 साल की सजा सुनाई थी, बिल्कुल, तो इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। और राहुल गांधी पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि उनकी जो दोष सिद्धि थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। अंकित लगातार बने हुए। अंकित, ये बताइए कि प्रमुख दलीलें क्या रही आज सुप्रीम कोर्ट में जो राहुल गांधी के लिए इतनी बड़ी राहत का सबब बन गई? देखिए, राहुल गांधी के वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी, वो क्या कह रहे थे? वो लगातार ये कह रहे थे कि राहुल गांधी ने किसी एक व्यक्ति का अपमान नहीं किया। राहुल गांधी ने जो ऐसा नहीं है कि सबके लिए ऐसा कहा हो। राहुल गांधी ने कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ऐसा कहा था। और रही बात जो शिकायत करता है इस मामले में, वो तो खुद पूर्णेश मोदी लिखते जरूर हैं, लेकिन उनका जो सरनेम मोदी नहीं है, कुछ और है। तो ऐसे में सीधे तौर पर वो भी प्रभावित नहीं हुए हैं। इतना ही नहीं, अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी बताने की कोशिश की है कि भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि आपराधिक मानहानि के मुकदमे में जो अधिकतम सजा है वो किसी को दी गई हो, लेकिन राहुल गांधी को वो भी दी गई है। जबकि अदालत ने अपने आदेश में विस्तृत तौर पर यह नहीं बताया है कि राहुल गांधी को अधिकतम सजा क्यों दी गई है और इसके चलते असर क्या हुआ। इसके चलते असर यह हुआ है कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली गई। हालांकि जो लगातार विरोध कर रहे थे महेश जेठमलानी, जो कि पूर्णेश मोदी के वकील थे, वो ये कह रहे थे कि राहुल गांधी ने मोदी समाज का अपमान किया है और इस वजह से उनको यह सजा मिलनी चाहिए, एक नजीर पेश होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी को लेकर के जो अदालत का आदेश आया है निचली अदालत का, उसमें स्पष्ट तौर पर यह नहीं बताया गया कि आखिर उनको अधिकतम सजा क्यों दी गई। क्योंकि अगर 2 साल से 1 दिन कम की भी सजा होती तो उनको उनकी संसद की सदस्यता नहीं जाती, लेकिन पूरे 2 साल जो कि अधिकतम सजा है इस मामले में, वो उनको दी गई है। और ऐसे में राहुल गांधी की संसद की सदस्यता तो गई ही, लेकिन उनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वहां के लोगों का भी अधिकार प्रभावित हो रहा है, क्योंकि उनका जो सांसद था उसकी सदस्यता चली गई है। और इस तरीके की दलीलें दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, और जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को दे दी एक बड़ी राहत। जी हमारे साथ निपुण भी जुड़ गए हैं। निपुण, ये बड़ी राहत मानी जा रही है राहुल गांधी की तरफ से, और बहुत सारे जो तर्क थे वो भी रखे गए थे और सख्त रुख भी देखने को मिला सुप्रीम कोर्ट का। दूसरी तरफ अगर कहा जाए, क्योंकि पूर्णेश मोदी को लेकर भी कई सवाल उठाए, उनके सरनेम को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए गए कि जब ये पूरा मामला हुआ उसके बाद उन्होंने अपना सरनेम चेंज किया, उससे पहले उनका सरनेम कुछ और था। देखिए, ये सब बातें जो हैं ये मेरिट की बातें हैं और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अपील लंबित है सेशंस कोर्ट में। जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का ऑर्डर था उसके खिलाफ अपील लंबित है सेशंस कोर्ट के पास, इसलिए हम मेरिट पर बात नहीं करेंगे। यानी ये जो दलीलें हैं इनकी बात नहीं की है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सिर्फ हम ये कहना चाहते हैं कि राहुल को अगर सजा 1 दिन भी कम मिलती 2 साल से तो उनकी संसद सदस्यता बच जाती। और अभी भी जब उनकी अपील लंबित बिल्कुल तमाम चीजें हैं निपुण, लेकिन सामान्य भाषा में समझना चाहते हैं कि राहुल गांधी चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे। वायनाड की जो स्थिति बनी थी असहज, उसको लेकर कितनी राहत है? राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की कोई नौबत नहीं है। राहुल गांधी वायनाड के सांसद थे और अब उनकी सदस्यता बहाल हो जाएगी। मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा था। चुनाव तो वो 2024 में लड़ेंगे। अब जब उनकी दोष सिद्धि पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, रोक लगाने का सबसे बड़ा आधार इसी बात को माना है कि अगर 2 साल से कम सजा होती 1 दिन की भी तो वो संसद सदस्यता के योग्य बने रहते, पहली बात। और दूसरी बात, जब वो अयोग्य हैं तो वायनाड के जो लोग हैं, लाखों लोग हैं, उनके अधिकार प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि वो जनप्रतिनिधि के बिना है। बिल्कुल बिल्कुल निपुण, जिस तरीके से पूरी तस्वीर बन रही है, अब ये जो सेशंस कोर्ट का मामला है, फिलहाल जो रोक लगी इस सजा पर, ये इसे फौरी राहत माने या स्थायी राहत माने? देखिए, ये फौरी राहत है, ये अंतरिम राहत है। अब जब भी सेशंस कोर्ट, मान लीजिए कि सेशंस कोर्ट कल को फैसला देता है और इसी 2 साल की सजा को बरकरार रखता है, तो ये सारी अयोग्यता फिर से राहुल के रास्ते में आ जाएगी।
लेकिन अगर सेशंस कोर्ट बरी कर देता है अपील में राहुल को तो सारी बात खत्म हो जाएगी, या सेशंस कोर्ट सजा को घटाकर 2 साल से 1.5 साल कर देता है तब भी यह बात खत्म हो जाएगी। यानी जब तक सेशंस कोर्ट फैसला नहीं देता है तब तक दोष सिद्धि पर रोक है, उसके बाद की जो स्थिति बनेगी उस पर अलग से बात की जाएगी। सेशंस कोर्ट कब तक फैसला देगा अभी यह तय नहीं है। निपुण, एक और सवाल, इस फैसले के बाद क्या राहुल गांधी इस सत्र में या फिर अगले सत्र में संसद में दिख पाएंगे? देखिए, इसमें ऐसे मामलों में ये स्थिति बनती है कि लोकसभा सचिवालय ने एक अधिसूचना जारी कर दी कि वायनाड की सीट खाली है, राहुल सदस्य नहीं है, क्योंकि यही कानून है। लोकसभा सचिवालय इससे बच नहीं सकता था कि जब 2 साल की सजा मिल गई थी उनको तो ये अधिसूचना जारी की गई थी। अब इसको विड्रॉ करते हुए एक अधिसूचना जब जारी होगी औपचारिक कि पुरानी अधिसूचना को विड्रॉ किया जा रहा है, तब जाकर राहुल संसद में जा पाएंगे। अब उसमें 1 दिन का समय लगेगा या 1 महीने का समय लगेगा, बिल्कुल कितना समय लगेगा देखने वाली बात होगी। इमरान प्रताप गढ़ी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राज्यसभा सांसद। इमरान जी, राहुल गांधी की जो दोष सिद्धि थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है मोदी सरनेम मामले में, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? सत्य में जैसे ये सच्चाई की जीत है जिसका हमें पूरा भरोसा था। हमें पता था कि साजिश करके राहुल जी को कितना भी रोकने की कोशिश की जाएगी, लेकिन राहुल गांधी को ये सरकार संसद में रहने से रोक नहीं पाएगी, संसद आने से रोक नहीं पाएगी। और हम सब बहुत खुश हैं, तमाम विपक्ष खुश है इस बात पर कि लोकतंत्र को बचाने की जो लड़ाई थी अब उसका जो अगुआ है वो फिर से वापस देश की संसद में लौट रहा है। तो क्या इमरान जी इंडिया गठबंधन को और मजबूत होता देख रहे हैं आप इस जीत के बाद? बिल्कुल, और सिर्फ इंडिया गठबंधन नहीं, पूरा इंडिया बहुत मजबूत होगा। बिल्कुल, लेकिन इमरान जी जो तमाम दलीलें दी गई, जो तमाम एक लंबी लड़ाई चली, क्योंकि एक असहज स्थिति पूरी कांग्रेस और राहुल गांधी के सामने बनी, कितना कठिन वक्त रहा। हालांकि ये फौरी राहत है लेकिन फिर भी एक राहत तो मिली ही है। देखिए, जाहिर सी बात है कि जिस तरह से प्रपंच करके पहले राहुल गांधी जी को 55 घंटे ईडी के जरिए परेशान करना, फिर एक झूठा केस, बेसलेस केस, उसमें राहुल गांधी जी को सजा करवा देना, मैक्सिमम पनिशमेंट करवा देना, ये सब जो कुछ घटा है पिछले 6-7 महीने में, 1 साल में इस देश में, वो इस देश के लोकतंत्र को तिल तिल करके मार रहा था। ऐसे में हर मनपसंद इंसान, वो चाहे राजनीति से जुड़ा हो चाहे अलग किसी क्षेत्र से जुड़ा हो, वो परेशान था और उसकी कहीं न कहीं सहानुभूति राहुल गांधी जी के साथ थी। और भारत जोड़ो यात्रा से राहुल जी ने जो मैसेज देश को दिया था उसके बाद हर व्यक्ति चाहता है कि राहुल जी संसद में रहे, मणिपुर के लिए आवाज उठाएं, मोहब्बत के लिए आवाज उठाएं, नफरत के खिलाफ आवाज उठाएं। सरकार जानती थी कि राहुल गांधी संसद में रहेंगे तो वो अटारी के मुद्दे पर बोलेंगे, वो मणिपुर पर बोलेंगे, इसलिए पूरी साजिश करके उन्हें हटाया गया। लेकिन आज हम बहुत खुश हैं कि हमारा नेता फिर से वापस लौट आया है। अब उसे नहीं रोक सकते ये, और एक दिन इन्हें देश की गद्दी भी इसी तरह से छोड़नी पड़ेगी। बिल्कुल, लेकिन इमरान प्रताप गढ़ी जी, ये जो पूरी लड़ाई चली, क्या इन सब के बीच ये भी आप मानते हैं कि मोदी सरनेम को लेकर जिस तरीके की स्थितियां बनी, इसमें राहुल गांधी हो या कोई भी राजनीतिक व्यक्तित्व हो, इन चीजों से बचे भविष्य में? ये भी एक बड़ी सीख इस पूरे मामले को लेकर आई है कि व्यक्तिगत हमले कम से कम ना हो, किसी नाम को लेकर, किसी जाति को लेकर, किसी संप्रदाय को लेकर। तो ये कोई व्यक्तिगत हमला नहीं था। राहुल गांधी जी ने बहुत सामान्य बात कही थी जिसको व्यक्तिगत हमला बता करके और ओबीसी पर हमला बता करके पेश किया गया। ये पूरी तरह से बेसलेस और झूठा केस था। केस करने वाला कौन है, और उस केस की पूरी प्रक्रिया के दौरान पहले वादी ने खुद ही हाई कोर्ट में एफिडेविट देकर के विड्रॉ किया, बाद में फिर जो है, तो वो तो पूरे केस हैं इस पूरी कहानी में। अगर उसको कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति समझेगा तो समझ जाएगा कि ये राहुल गांधी जी को घेरने की सरकार की एक नाकाम कोशिश थी, जिसमें वो सिर्फ कुछ दिन के लिए कामयाब रहे। जी, बहुत धन्यवाद इमरान प्रताप गढ़ी जी, एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए आपका। तो प्रतिक्रिया आपने सुनी, और हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, के सुप्रीम फैसला माना जा सकता है, कितनी बड़ी राहत मानी जाए राहुल गांधी के लिए? देखिए, ये जो लीगल इम्प्लीकेशन है वो अभी निपुण ने बहुत बारीकी से बताया कि लीगल इम्प्लीकेशन क्या है। इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन पर भी बात होनी चाहिए। पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन बड़े होंगे, 2 होंगे। एक तो पर जब भी कभी जो है, जैसा कि निपुण ने बताया, जब भी कभी ये सूचना जारी होगी, राहुल गांधी जिस सेशन में जाएंगे वहां एक बड़ी जीत की तरह कांग्रेस मैसेज देना चाहेगी। फिर दूसरा मैसेज कांग्रेस जमीन पर देना चाहेगी कि देखिए राहुल गांधी किस तरह से लड़ करके वापस आए हैं। और एक इससे बात और तय होगी कि राहुल गांधी फिर से उस फोर फ्रंट में दिखेंगे जो इंडिया की अगुवाई कर रहा है कांग्रेस के मुताबिक। बिल्कुल, और पॉलिटिकल जो बातें होंगी उस पर भी बात करेंगे विस्तार से। इस बड़ी खबर पर लगातार निगाहें बनी हुई।